मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत मुझे ऐसे मोड़ पर लेकर आ जाएगी। शायद बचपन से ही मेरी किस्मत खराब निकली, तभी जवान होने के बाद भी मुझे सिर्फ ठोकरें ही मिली। मैं कानपुर का रहने वाला एक मामूली सा लड़का था। मैं गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। मेरी उम्र 12 साल थी जब मैंने अपना घर छोड़ दिया था। मैंने अपना घर इस वजह से छोड़ा था क्योंकि उस घर में मुझे इंसान नहीं समझा जाता था, बल्कि मेरे साथ जानवरों के जैसा सलूक किया जाता था। बचपन से लेकर अब तक मैंने अपने माता पिता का प्यार नहीं पाया था। मेरे माता पिता मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। मेरे 3 भाई थे, जबकि मेरे पिताजी के छोटे भाई यानी मेरे चाचा, उनके पास कोई औलाद नहीं थी। मेरे माता पिता ने मुझे मेरे चाचा के हवाले कर दिया और वह लोग दूसरे शहर चले गए। मेरे चाचा चाची ने मुझे अपनी औलाद बनाकर पाला, लेकिन जब मैं 5 साल का हुआ तो एक ऐसी खबर सुनने को मिली जिसको सुनकर चाचा चाची के पैर जमीन पर नहीं थे। उनके घर अपनी सभी औलाद आने वाली थी। तभी से ही उन्होंने मुझसे प्यार करना कम कर दिया और जब उनकी अपनी औलाद हो गई तो उन्होंने मुझे घर में रखे किसी कबाड़ के सामान की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मेरी चाची मुझ पर बहुत जुल्म किया करती थी। अपनी औलाद हो जाने के बाद उन्होंने मेरे साथ गलत रवैया पेश करना शुरू कर दिया था। उनका व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं रहता था। उन्होंने मुझसे छोटी उम्र से ही घर के सारे काम करवाए। हालांकि मैं लड़का था, लेकिन तब भी वो मुझे नौकरों की तरह इस्तेमाल करती थी। मैं उस घर में नौकरों की तरह रहता था। जब मैं 12 साल का हुआ तो मैं इन सब बातों से तंग आ चुका था और अब चाहता था कि ये घर छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। चाचा चाची भी चाहते थे कि अभी किसी तरह से अपने सगे माँ बाप के पास चला जाऊं, लेकिन मेरे सगे माँ बाप मुझे रखने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे चाचा को लगता था अगर मैंने इसके पाल पोस कर जवान कर दिया तो बड़ा होने के बाद ये भी मेरी जायदाद में से मुझसे हिस्सा मांगेगा, क्योंकि अब सारी दौलत मेरी अपनी औलाद की होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने भी मुझ पर रहम नहीं खाया और वह भी चाहते थे कि मैं इस घर से निकलकर कहीं दूर चला जाऊं। अब उनके घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची थी। इसलिए एक दिन मैंने ठान लिया कि मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। मैं पढ़ा लिखा भी नहीं था, इसलिए मैंने दूसरे बच्चों को स्कूल पढ़ने जाता हुआ देखा था तो मेरा दिल भी चाहता था कि काश मैं भी स्कूल जाऊं और पढ़ लिख कर कामयाब बनूं। लेकिन मेरी किस्मत में ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे चाचा भी चाची के कहने में आकर मुझ पर हाथ उठाने लगे और कह दिया करते उसे घर में मेरे साथ बहुत जुल्म होते थे। वहां पर मेरे साथ नौकरों को जैसा सलूक किया जाता था। एक दिन मैं खाली हाथ ही उस घर को छोड़कर स्टेशन की तरफ चला गया और ट्रेन आने का इंतजार करने लगा। फिर कब मैं ट्रेन में सवार हो गया मुझे कुछ पता ही न चला। आधा रास्ता गुजर गया जब टीटी ने मुझसे टिकट मांगा। टिकट तो मैं उसे तब देता जब मैंने टिकट खरीदा होता। मैं तो बस ऐसे ही ट्रेन में बैठ गया था। पता नहीं मेरी मंजिल क्या थी और मैं कहाँ जा रहा था। मैं अपने पास बैठे हुए आदमी के कंधे पर अपना सर छुपाने लगा। उस आदमी की उम्र लगभग 55 साल से ज्यादा थी। अपने पहलू में छुपा हुआ देखकर वो मुझसे पूछने लगा, अरे लड़के, कहाँ जा रहा है, कहाँ छुप रहा है। तभी मैंने उस आदमी को अपनी सारी कहानी सुना दी। मेरी कहानी सुनाने के बाद वह आदमी मुझ पर तरस खाने लगा। उसे मुझ पर ख्याल आने लगा और बाद में मुझसे कहने लगा, तुम्हें इस तरह अपने घर से नहीं निकलना चाहिए था। चलो मैं टीटी से बात करता हूँ और तुम्हें अपने घर के पास का ही टिकट कटवा देता हूँ। मैंने उनसे कहा कि साहब, मैं आपके घर जाकर क्या करूँगा। तो वह आदमी मुझसे बोला, तो फिर तुम कहाँ जाओगे। वो आदमी मेरी तरफ बड़ी बेचैनी से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मेरी बहुत फिक्र है। मैं उनकी तरफ देखकर खामोश हो गया था। तभी वो मुझसे कहने लगे, तुम ऐसा करो, मेरे साथ मेरे घर चलो। वैसे भी काम करने के लिए मुझे एक लड़के की जरूरत है। मेरी 4 बेटियां हैं, मेरे पास कोई बेटा नहीं। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा ईमानदार इंसान मुझे मिल जाए जिसे मैं अपने साथ रख सकूं और वह मेरी बेटियों की भी रक्षा कर सके और मेरे भी काम में हाथ बटा सके। मेरी बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की दुकान है। कमाने वाला मैं अकेला हूँ, इसलिए मुझे बहुत परेशानी होती है। मेरी पत्नी भी नहीं है। मुझे अपनी बेटियों का भी ध्यान रखना होता है और अपने काम पर भी ध्यान देना होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे एक इंसान मिल जाए जो मेरी बेटियों के भी काम आ सके और मेरे भी। वैसे भी तुम अभी बच्चे हो और छोटे हो। तुम्हें मेरी चारों बेटियां अपना भाई समझकर प्यार देंगी। मेरी 4 बेटियां हैं, इसी वजह से मेरे घर में काम भी थोड़ा ज्यादा है। मैं अपनी चारों बेटियों को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाना चाहता हूँ। मैं अपनी बेटी को अनपढ़ नहीं देखना चाहता। अगर तुम चाहो तो मेरे घर चल सकते हो। मेरे घर पर रहकर भी तुम घर का काम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरे घर में खाना पीना, इज्जत मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। तुम मेरे घर में छोटे मोटे काम कर देना। मेरी बेटियां फालतू घर से बाहर नहीं निकलती। मैं भी अपने दुकान में ही रहता हूँ। इसी वजह से मेरी बेटियों को कोई चीज अगर बाहर से मंगानी होती है
तो उन्हें काफ़ी परेशानी होती है, इसलिए तुम उनके काम भी कर देना। अगर तुम ये सारे काम कर सकते हो तो मैं तुम्हें अपने घर में जगह दे दूंगा। जो खुद खाऊंगा वही तुम्हें खिलाऊंगा, तुम्हें अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाऊंगा। उस आदमी की बात सुनकर मेरे दिल पर बड़ा असर हुआ था। मैं अपने घर में सुबह शाम नौकरों की तरह काम ही करता रहता था और जलील भी होता रहता था। मैंने सोचा क्यों ना मैं इस आदमी की सेवा करूंगा तो ये मेरे लिए भी कुछ ना कुछ जरूर करेगा, जिससे कि आगे की जिंदगी मेरी सुकून से गुजर जाएगी। और जब मैं जवान हो जाऊंगा तो उसकी बेटियां शादी करके अपनी ससुराल को चली जाएगी। उसके बाद तो मैं ही बचूंगा, तो शायद ये आदमी अपना सब कुछ मेरे नाम कर दे। मैं अपने दिमाग में कई सारी बातें सोचने लगा। जब इस आदमी की चारों बेटी शादी करके अपनी ससुराल चली जाएगी तो शायद यही मुझे अपना बेटा बना ले। वो आदमी बहुत ज्यादा अमीर था, इसी वजह से मैं लालच में आ गया कि मैं इसी के घर जाकर रहूंगा, और वह आदमी मुझे अपने साथ लेकर अपने घर चला गया। शाम के 6 बज रहे थे जब हम लोग घर के अंदर एंटर हुए। जैसे ही हम घर गए मैंने देखा कि उस आदमी के चारों ओर जवान और खूबसूरत लड़कियां उसके आसपास खड़ी हुई थी। पापा पापा करती हुई वो उसकी जेबों की तलाशी ले रही थी। मैंने इन चारों को देखा, चारों बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और वह भी मुझे बड़ी हैरानी से देख रही थी। उनमें से एक लड़की अपने पापा से कहने लगी, पापा ये अपने साथ आप किसको लेकर आए हो? बेटा नहीं हुआ तो क्या बाहर से लड़का लाकर घर में रख दोगे? तभी सबने जवाब दिया कि मैं इस लड़के को तुम लोगों की मदद के लिए लेकर आया हूँ। तुम लोगों की पढ़ाई में कोई परेशानी ना पड़े, इसलिए मैं अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम चारों अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। उस आदमी की बातों में अपनी बेटियों के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। उस दिन के बाद से मैं वहाँ पर काम करने लगा। साहब ने मुझे रहने के लिए एक छोटा सा रूम दिया हुआ था। मैं इसी रूम में रहता था और वहीं पर सोता था। सबसे बड़ी बेटी की उम्र 24 साल थी। वो हमेशा मेरे साथ बातें करती रहती थी। उसका नाम निशा था। निशा कहती थी कि मुझे पढ़ाई करने का शौक नहीं है, हमारे पापा हमें जबरदस्ती पढ़ाते हैं। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान होता था। मुझे तो लड़का होकर भी पढ़ाया नहीं गया। उन लड़कियों का पिता उन्हें लड़की होने के बावजूद भी पढ़ा लिखा रहा था, मगर ये लड़कियां पढ़ने के काबिल ही नहीं थी। ये हर वक्त मोबाइल या टीवी में ही ध्यान लगाए रखती थी या फिर एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करती रहती थी। मुझे वहाँ पर काम करते हुए 2 साल हो गए थे और मेरी उम्र 14 साल हो गई थी। मेरा रूम नीचे की साइड सबसे अलग बना हुआ था और बाकी साहब की चारों बेटियों के रूम उनके कमरे के पास ही थे। एक रात मैं अपने रूम में सो रहा था, तभी मुझे अपने कमरे के दरवाजे पर हल्की हल्की सी दस्तक महसूस हुई। मैं आंखें मलते हुए उठा। मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर हैरान हो गया था। मेरे सामने निशा खड़ी हुई थी। रात के इस पहर इतना सच सवर कर पता नहीं वो कहाँ जा रही थी। मैं उसे बड़ी अजीब सी नजरों से देखने लगा, लेकिन फिर उनकी बातचीत से और चाल ढाल से लग रहा था कि वह कहीं जा नहीं रही बल्कि मेरे कमरे में आ रही है। मैंने उन्हें रोक कर पूछा, निशा आप रात को इस टाइम मेरे कमरे में क्यों आ रही हो? तो वो मुझसे कहने लगी, मुझे तुम्हारे कमरे में एक काम है, इसलिए तुम इस कमरे से चले जाओ। इतना कहकर उन्होंने दरवाजा खोला और मेरे कमरे में दाखिल हो गई। मजबूरन मुझे अपने कमरे में से निकलना पड़ा था। अब मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। मैंने उससे धीरे से पूछा था। वो मुझसे कहने लगी, इस बात की फिक्र मत करो, हॉल में सोफे पर तुम्हारे लिए बिस्तर बिछा दिया है, तुम जाओ और वहां जाकर सो जाओ। मैं सुबह के 4 बजे तुम्हें उठा दूंगी, फिर तुम वापस अपने कमरे में आकर सो जाना। मैं कौन सा तुम्हारे कमरे में चोरी करने आई हूँ? उनकी बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई, लेकिन मैं अपनी आंखों को मलता हुआ बाहर लॉन्ज में आकर बैठ गया। मैंने देखा कि सोफे पर वाकई बिस्तर लगा हुआ था और एक कंबल पड़ा हुआ था। उन्होंने पहले ही मेरे सोने का बंदोबस्त कर दिया था। मैं तो वैसे भी दुबला पतला सा था। आराम से सोफे पर आ गया और कंबल ओढ़कर सो गया। मुझे ठंड नहीं लग रही थी। तब मुझे गहरी नींद आ गई। मुझे कुछ पता ही नहीं चला। जब सुबह मेरी आंख खुली तो सुबह के 4 नहीं बल्कि सुबह के 8 बज रहे थे। आंख खोलकर मैंने देखा तो मेरे सामने साहब खड़े हुए थे। वो मुझसे कहने लगे, तू यहाँ क्यों सो रहा है? मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि तू अपने कमरे में रहा कर, और ये लड़कियों वाला घर है बेटा। माना कि तुम अभी छोटे हो, लेकिन तुम्हारी आदतें इस तरह नहीं होनी चाहिए कि मेरी बेटियों को कोई तकलीफ हो। जाओ तुम अपने कमरे में जाओ, और हाँ, आइंदा शाम होने के बाद अपने कमरे से बाहर मत निकलना। सारे काम शाम होने से पहले ही निपटा दिया करो। सबकी बात सुनकर मैं घबरा सा गया था। निशा वाली बात मेरे दिमाग से निकल गई थी। मैं खुद को शर्मिंदा महसूस करता हुआ वापस अपने कमरे में आ गया। सुबह का काम शुरू होने में अभी 2 घंटे बाकी थे, मगर जैसे ही मैं कमरे में आया मैंने देखा कि मेरे कमरे का एक अजीब ही हाल था। मेरे कमरे में खाने पीने की चीजों के खाली रैपर पड़े हुए थे।
लगता था मेरे कमरे में कोई पार्टी की गई है। मगर फिर मेरी नज़र नीचे कांच की चूड़ियों पर पड़ी तो मैं हैरान हो गया था। निशा यहाँ खाने पीने आई थी या फिर कुछ और? इतनी ज़्यादा सजावट मेरे कमरे में करने की क्या ज़रूरत थी? मैं हैरान होकर इधर उधर देख ही रहा था कि मुझे दूसरे कमरे से एक लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ सुनकर जैसे ही मैं कमरे से बाहर गया तो मैंने देखा कि आवाज़ निशा के कमरे से आ रही है। निशा की जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जैसे ही मैं उसके कमरे में गया तो वो चिल्लाने की आवाज़ आना बंद हो गई। साहब जो पहले अपनी बेटी पर चिल्ला रहे थे और उनकी बेटी उन पर चिल्ला रही थी, वे दोनों ही एकदम खामोश हो गए और साहब मुझसे कहने लगे, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया तो नहीं, तो फिर तुम यहाँ क्या करने आ गए हो? साहब कुछ गुस्से में लग रहे थे और मुझे अजीब सी नजरों से देख रहे थे। मजबूरन मैं कमरे से बाहर आ गया। बाहर आते ही दोबारा से चीखना शुरू हो गया। निशा चिल्ला रही थी, पापा मेरे बाल छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा मत करो, मुझ पर रहम करो। चिल्लाती हुई निशा की आवाज़ सुनकर मुझे डर लग रहा था। न जाने ये सब कुछ क्या हो रहा था। मैं अपने दिल में सोचने लगा, मैंने कोई कसूर तो नहीं किया, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गया था क्योंकि साहब ने मुझे आज तक कोई काम नहीं दिया था। फिर साहब दुकान की चाबी लेकर दुकान पर चले गए। मैं नहीं जानता आज रात को ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से साहब इतना गुस्सा कर रहे थे। सारा दिन गुजर गया और रात होने में कुछ ही समय बाकी था तो निशा मेरे कमरे में आई। उनकी आंखें सूजी हुई थी। वो मुझसे कहने लगी, सुनो राहुल, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैं उठकर खड़ा हो गया और उससे पूछा कि क्या हुआ, बताओ। मेरी बात सुनकर वो बैठ गई थी और मेरे सामने रोने लगी। उन्होंने रोते हुए मुझे बताया, मैं तुम्हें क्या बताऊं राहुल, मेरे पिता हमें इंसान नहीं बल्कि जानवर समझते हैं। उनका कहना है कि पढ़ाई लिखाई करो और अपना नाम बनाओ। वो पहले से ही बहुत बड़े लालची इंसान हैं। वो अपनी बेटियों की कमाई खाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं नौकरी करूं और अपनी कमाई लाकर अपने पिता के हाथ पर रख दूं। लेकिन अब जबकि मेरी उम्र काफी हो गई है, इसलिए मैं शादी करना चाहती हूँ। शादी करना मेरा हक है। मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। कल रात वो लड़का मुझसे मिलने के लिए आया था, जिस पर वो गुस्से से लाल पीले हो गए। उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में उन्हें शक हो गया और मुझे इतना पीटना शुरू किया, मुझे इतना मारा कि मेरा दिल चाहा कि मैं अपनी जान ले लूं। क्या तुम मेरी मदद करोगे राहुल? निशा कहने लगी कि राहुल, तुम रोज रात को बाहर सोया करो और सुबह होने से पहले ही मेरे कमरे में वापस आ जाया करो। मैंने निशा की बात सुनकर हाँ में सर हिला दिया। निशा रोज रात को मुझे मेरे कमरे से बाहर भेज देती और सजी सवरी मेरे कमरे में आ जाती और सुबह होने से पहले जब मैं कमरे में वापस जाता तो मेरे कमरे का हाल बिखरा रहता, टूटी चूड़ियां पड़ी रहती। मुझे समझ ना आता कि आखिर निशा मेरे कमरे में आकर करती क्या है। एक दिन मैंने निशा के कमरे में जाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। निशा कमरे में एक लड़के के साथ। फिर मुझे लगा निशा ने सारी बात मुझसे झूठ कही थी। साहब एक अच्छे इंसान है, वो अपनी लड़कियों पर जुल्म नहीं करते, बल्कि निशा एक लड़के से मिल रही थी। शायद साहब ने उसे रोका था तो वह उनसे इसलिए लड़ रही थी। फिर मैंने सारी सच्चाई साहब को बता दी तो साहब ने मुझे ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। साहब ने कहा, मैं अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो, क्योंकि आने वाली ज़िंदगी में बहुत कठिनाइयाँ देखनी पड़ती है। मैं उनकी शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन एक अच्छे खानदान में और एक अच्छे लड़के से। निशा जिससे प्यार करती है वो एक शादीशुदा लड़का है और वह फ्रॉड है और वह उससे टाइम पास कर रहा है। पर निशा की आंखों पर पर्दा पड़ा है, उसे ये सब नहीं दिखाई देता। मैं उसे रोकता हूँ तो वो मुझे अपना दुश्मन मानती है। अब मुझे समझ आया था कि साहब एक बहुत अच्छे इंसान है जो अपने बच्चों के बारे में भला ही सोचते हैं। फिर एक दिन जब मैं सामान लेने जा रहा था तो निशा जिस लड़के से प्यार करती है वह अपनी बीवी के साथ होटल में बैठा था। तो मैंने कहा, निशा को बुलाने का अच्छा मौका है और उसकी आंखों से हड्डी पट्टी भी खुल जाएगी। मैंने निशा को फोन करके बुलाया तो निशा वहां पर आ गई और उस लड़के को देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसने उस लड़के को रंगे हाथ पकड़ा था तो वो कहने लगी, ये लड़की कौन है? तो उसकी बीवी बोली कि ये मेरे पति है, तुम कौन हो? तो यह सुनकर निशा के होश उड़ गए। वो वहां से रोती पीटती घर वापस आ गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और वह अब अपने पैरों पर खड़ी होने के लिए तैयार थी। उसने अपने पापा से माफी भी मांगी थी और ये सब सुनकर साहब ने मुझे बहुत शाबाशी दी कि तुमने मेरी बेटी की आंखों पर लगी पट्टी खोल दी है। और साहब ने मुझे अपना बेटा मान लिया और जायदाद में से चारों बेटियों के हिस्से के बाद एक हिस्सा मुझे भी दे दिया। और आज मैं अपने काम कारोबार में बहुत खुशी से रह रहा हूँ
और साहब ने अपनी चारों बेटियों की शादी भी कर दी है और साहब ने मेरी भी शादी कर दी है। मैं अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हूँ। अब साहब को मैं बाबा कहता हूँ और मेरी बीवी मेरे बाबा का बहुत ध्यान रखती है। दुनिया में अपने के होते हुए भी मुझे गैरों ने सहारा दिया था, इसलिए ये गलत बात है कि अपने तो अपने होते हैं, लेकिन नहीं, जहाँ अपने नहीं होते वहाँ गैर भी बहुत कुछ होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।